हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमन सर और आज से हम लोग क्लास 11 की मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस को 30% कम कर दिया है। तो अब आपको पहले से 30% कम सिलेबस पढ़ना है ना। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से सिलेबस को कवर कर पाओगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने 30% कम कर दिया है। मैं अमन सर आपको 11th के मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो आज से हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और 11th की मैथ पढ़ाने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना होगा। तो बच्चों चलिए एक नज़र डालते हैं सिलेबस की ओर और क्या क्या चीज़ें डिलीट कर दी गई, हटा दी गई हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है। तो ये हमारा सिलेबस में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो कुल मिला के हमारे पास 6 यूनिट है। ठीक है, 11th क्लास में आपके 6 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। नाम भी देख लो उनका, समुच्चय तथा फलन, बीजगणित, निर्देशांक, ज्यामिति है ना, ज्यामिति है, कलन, गणितीय, विवेचन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अब इसमें क्या क्या हटा दी गया वो आप फटाफट देख लें ताकि आप अपने सिलेबस को स्टार्ट कर सकें। तो पहले वाले चैप्टर में संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन, इसे हटा दिया गया है। बीजगणित में गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये भी आपके अब की बार हटा दिया गया है, ये भी आपका कट चुका है। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा, निर्देशांक ज्यामिति अगर बात करें, ठीक है, एक मिनट, निर्देशांक ज्यामिति अगर बात करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में आपके त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ज्यामितीय का परिचय, शॉर्ट में हम लोग कहते थे इसको 3D, ये भी आपके हटा दिया गया है। कलन है, गणितीय विवेचन पूरा कहानी खत्म हो गई इसकी, ये पूरा नहीं आएगा। ठीक है, और क्या बच गया आपको देख लूँ, और आपके बच गए हैं गणितीय विवेचन हो गया, ये हो गया, हाँ, और इसमें रैखिक आसमीकाएँ, ये बीजगणित वाले में एक तो ये था, दूसरा था रैखिक आसमीकाएँ, ये भी आपको सिलेबस में हटा दिया गया है। कुल कितने हो गए बेटा, जरा गिनना, कुल आपके हो गए बेटा 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें आपके हटा दी गई हैं। टोटल आपके 15 चैप्टर थे, 16 चैप्टर, उसमें से 5 हटा दिया गया है, बचे 11। तो आपको उन 11 को पढ़ना है। और पहला चैप्टर जो हमारा है वो है समुच्चय। ठीक है, ज़रा इसका आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम लोग आपके समुच्चय को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर नंबर 1, ठीक, नाम है इसका समुच्चय। क्या नाम है, समुच्चय नाम है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेट। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो बेटा समुच्चय का कॉन्सेप्ट क्या है, समुच्चय के बारे में आप जानते हो काफ़ी हद तक, लेकिन उसकी सही परिभाषा आप नहीं जानते। कैसे, जैसे मान लो समुच्चय का मतलब होता है, सिंपली अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो समुच्चय का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है, संग्रह। लेकिन बेटा समुच्चय को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है, जैसे पहले हम इसमें सेट पढ़ेंगे, समुच्चय, फिर पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ सेट। इससे क्या होगा, आपको भी क्या पढ़ना है याद रहेगा और मुझे भी क्या पढ़ना है याद रहेगा, कुछ चीज़ें छूटेंगी नहीं। सेट पढ़ लेंगे
फिर पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, इसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्या क्या ऑपरेशंस हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेन डायग्राम। क्या, वेन डायग्राम। ये पांचों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शुरू के तो 2 टॉपिक बहुत इजी हैं, लेकिन उसके बाद के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ समुच्चय की। तो समुच्चय का मतलब, समुच्चय का जो सिंपली मतलब होता है, साधारण रूप देखा जाए तो समुच्चय का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है, संग्रह। समुच्चय का मतलब होता है संग्रह। संग्रह मीन्स क्या होता है, ग्रुप। मतलब किसी चीज को, कई चीजों को हमने एक साथ मिला दिया तो वो क्या बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, संग्रह बन जाते हैं। लेकिन हम उनको संग्रह क्यों कहते हैं, समुच्चय क्यों नहीं कहते। जैसे एक क्लास में हमने ढेर सारे बच्चे बैठा दिए, उसमें 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, तो मैं बोलता हूँ कि वो छात्रों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। उसे मैं समुच्चय क्यों नहीं कहता, उसे मैं ये क्यों नहीं कहता कि 11th क्लास के बच्चों का समुच्चय है या सेट है। ठीक है। जैसे आप मार्केट में किताब लेने जाइए, बुक लेने जाओ, तो आप किताब वाले से कहो कि भैया मुझे मैथ्स की 10th की मैथ्स की बुक चाहिए। पूछेगा कितनी चाहिए, तो मान लो आप एक दुकानदार आप भी हो, तो बोलोगे आप मुझे 5 बुक चाहिए। तो वो क्या बोलेगा पता है, वो बोलेगा 10th की 5 सेट ले आओ। क्या ले आओ, 10th की 5 सेट बुक ले आओ। तो यहाँ पे आपने गौर नहीं किया, उसने सेट का यूज़ किया है, सेट, SET, किसका यूज़ किया, सेट, मतलब समुच्चय का यूज़ किया उसने। किसने, किसका यूज़ किया है, समुच्चय का। तो उस 5 बुक में एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, क्या, एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि वो 5 बुकें क्या हैं, 10th क्लास की हैं। इसका मतलब वस्तुओं में आपको एक विशेष प्रकार का गुण मिल गया। बस जैसे ही किसी वस्तु में विशेष प्रकार का गुण मिलता है तो उन वस्तुओं के समूह को हम लोग समुच्चय कह देते हैं। बात खत्म। मतलब ये, अगर वस्तुओं में विशेष प्रकार का गुण मिलता है तो उन वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है। बस सिंपल सी ये भाषा है, ठीक है ना। इसी कई परिभाषाएं मैं दे रहा हूँ। और सबसे पहले समुच्चय का प्रयोग जॉन कैंटर ने किया था। किसने, जॉर्ज कैंटर ने, सॉरी जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर। सबसे पहले इन्होंने समुच्चय का प्रयोग किया था। समुच्चय के बारे में बताया कि समुच्चय क्या होते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि हमारे विचारों में जितनी भी निश्चित और सुस्पष्ट वस्तुएं हैं उनका ही संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब हमारे विचारों, मतलब हमारे दिमाग में जितनी भी निश्चित और सुस्पष्ट वस्तुएं हैं। मैं यहाँ 2 वर्ड लिख रहा हूं, एक है निश्चित और एक है सुस्पष्ट। सुस्पष्ट, निश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये किसने कहा, ये कहा हमारे जॉन कैंटर साहब ने। ठीक है। इनके हिसाब से क्या है समुच्चय, इनके हिसाब से समुच्चय ये है कि हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में इतनी भी निश्चित और सुस्पष्ट वस्तुएं होती हैं उन्हें हम लोग समुच्चय कह देते हैं। ठीक है। और हमारे विचारों में क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि उन वस्तुओं का समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है। जैसे क्लास 10th में आप बैठे हैं, 2 क्लासें हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 क्लास है, एक ये क्लास है, एक ये क्लास है। इसमें केवल 10th के बच्चे हैं, इसमें 10th और 11th दोनों के बच्चे बैठे हैं। तो मैंने कहा कि इसमें भी बच्चों का समूह है, इसमें भी बच्चों का समूह है, लेकिन ये आपका समुच्चय कहला सकता है, ये आपका समुच्चय होगा और ये केवल समूह होगा। क्यों होगा, समुच्चय ये इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें जो बच्चे बैठे हैं उसमें एक विशेष प्रकार का गुण दिख रहा है। कौन सा गुण विशेष प्रकार का है, क्योंकि वो सारे 10th क्लास के ही बच्चे हैं, यही उनके अंदर विशेष प्रकार का गुण है। और इसमें क्या है, इसमें 10th और 11th दोनों के बच्चे हैं,
बच्चे तो हैं, समूह तो है, संग्रह तो है, लेकिन समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 10th और 11 दोनों के बच्चे बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब वस्तुओं के वह समूह को समुच्चय कहेंगे जिनमें विशेष प्रकार का गुण होता है। ठीक। अब इसकी एक और परिभाषा बनती है। क्या? एक और परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। क्या बोला मैंने? वस्तुओं के सुपरिभाषित। तो मैं फिर एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, हर परिभाषा में एक नया वर्ड। वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को समूह को समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित ही बेटा निश्चित और सुस्पष्ट होता है। कहने का मतलब ये सुपरिभाषित मतलब होता है ये सुपरिभाषित जो है ये एक ऐसा नियम होता है जो हमें ये बताता है कि उस समूह में उस वस्तु के अंदर विशेष गुण है या नहीं है। कहने का मतलब ये है ये सुपरिभाषित है। पता है कैसे? मैं ऐसे देखो, सुपरिभाषित को अगर आप सरल भाषा में समझेंगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ऐसा समूह जिसका हम कोई क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर हमको यस और नो में मिल जाए। कहने का मतलब ये, क्लास 10th मैं पूछ रहा हूँ क्या इसमें क्लास 10th के बच्चे हैं? तो आपने कहा हाँ हैं। हाँ बोला, कहानी खत्म, मिल गया आंसर। क्या इसमें 11 के बच्चे हैं? नहीं है ना, तो नहीं बोला आपने, आंसर मिल गया। इसलिए ये ग्रुप कैसा है? सुपरिभाषित है। ये समूह कैसा है? सुपरिभाषित है। तो अगर समूह सुपरिभाषित होता है तो उसे हम कहते हैं वो समुच्चय है। समझ में आया? तो मैंने कई परिभाषाएं आपको दी। पहली परिभाषा, हमारे विचारों में जितने भी निश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह होता है उसे समुच्चय कहते हैं। ये जॉर्ज कैंटर के हिसाब से। दूसरा मैंने ये कहा कि उन वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है जिसमें किसी विशेष प्रकार का गुण होता है। ठीक। तीसरा ये परिभाषा बन सकती है कि सभी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उन वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है जो निश्चित और सुस्पष्ट हैं। ठीक है, तो 4 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी और मैं यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ। चलिए अब हम लिखते हैं डेफिनेशन किसकी? समुच्चय की। और ये कोई नया थोड़ी है। समुच्चय क्या है? संग्रह है, समूह है किसका? सुपरिभाषित वस्तुओं का, और कुछ नहीं। समुच्चय इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं। परिभाषा लिख लो इसकी, मार्कर भी देखो रो रहा है। परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा ये है बेटा कि पहली परिभाषा जॉर्ज कैंटर के अनुसार, ठीक है, मैं कई परिभाषा लिखवा रहा हूं यहाँ पे। पहली परिभाषा ये है कि हमारे विचारों में, पहली परिभाषा लिखवा रहा हूं, हमारे विचारों द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित एवं हमारे विचारों द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित एवं सुस्पष्ट वस्तुओं के संग्रह को समूह भी कहते हैं। संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ये परिभाषा आपकी एक हो गई। चलो दूसरी परिभाषा पे आते हैं। तो उन वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है। चलो ये भी सही बात है। तीसरा,
तीसरा क्या है देख लो आप जल्दी से। तीसरा ये होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आपको जो परिभाषा अच्छी लगती हो वो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर कहीं नहीं कटेगा। सब कुछ तीनों परिभाषाएं क्या है, सेम है। तो 3 परिभाषाएं मैंने यहाँ लिख दी हैं, इन तीनों को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। तो मैं एक और लिखवा जल्दी से, हो गया। चलो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा अभी कि कौन कौन से चीज़ों का हम समुच्चय कह सकते हैं। देखिए चौथी लिखो परिभाषा, उन वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। उन वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है जो निश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। ये लो 4 परिभाषाएं दी गई हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, तो आप जानते हैं अंग्रेजी के स्वर हैं, उनका अगर हम संग्रह लेते हैं, अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, 5, A-E-I-O-U। उनका हम संग्रह लिए, संग्रह मतलब एक साथ कर दिए 5 को, तो वो समुच्चय बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक विशेष गुण दिख रहा है। कौन सा? क्योंकि वो 5 क्या है, स्वर हैं। ये जो स्वर है ना, यही इसका विशेष गुण है। अब मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, तो ए से लेकर जेड तक बस उन 5 को छोड़ करके, वॉवेल को, स्वर को छोड़ करके, उसमें भी एक विशेष गुण है क्योंकि वो सारे क्या है, व्यंजन हैं। मैं कहूँ कि 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें भी क्या है, विशेष गुण हैं। 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें भी विशेष गुण क्या है, सम संख्या है। इसका विशेष गुण क्या है, सम संख्या है। तो ये आपके विशेष गुण पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वस्तु में विशेष गुण दिखेगा तो वो समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? मैं कहूँ मुंशी प्रेमचंद जी के किताबों का समुच्चय, तो भैया मुंशी प्रेमचंद जी के बोल रहा हूँ ना। किताबें किसकी हैं? किताबें तो बहुत सारी होती हैं, बट किताबें किसकी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मुंशी प्रेमचंद की। तो इसका मतलब ये है कि उसमें विशेष गुण किसका है, विशेष गुण ये है कि वो किताबें किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई। समझ में आ गया हो तो अब हम बात करते हैं क्या, ऐसे इसमें एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो इसका। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। दूसरा, वही मुंशी लिखवाते, मुंशी ये भी समुच्चय ही बनेगा बेटा। ठीक है, चलो हो गया। चलो इसको भी नोट करो जल्दी से।